अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में आपने हमसे बात की थी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो निजकारी कर रही है, कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जैसे दो चार इदारे हैं जो बड़े बड़े हैं तो उनकी। बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो बहुत बड़े बड़े हैं। उस हवाले से मैं पूछना ये चाह रही हूँ आज के इंटरव्यू में कि उनकी निजकारी यानी कि उनकी प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा एकदम से जो है आपको पता है, जैसे ही ये सूबाई हुकूमत चेंज हुई है ये मामला ज़्यादा तेज़ हो गया। विफाक में वो फटाफट जो है उन्होंने बिल पास कर लिया है, सुना है इस पर, और उसको प्राइवेटाइजेशन पे जो है ना वो लगे हुए हैं। सो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा जो है वो मैं चाहती हूँ कि इस पर आप रोशनी डालिए, है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम पहुँचे, और एक ख़ास इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मेरी एक ताकीद है कि ये मौजू इतना अहम है कि इससे हमारी आने वाली मईशत और मुल्क के मुस्तक़बिल का सवाल है। इससे या तो मईशत डूब जाएगी और हम एक डमी मुल्क बन जाएंगे, और अगर इनको बचा लिया गया तो फिर इंशाअल्लाह हम शायद दोबारा अपनी पाँव पर खड़े होने के काबिल हों। इससे पहले इसी तरह नेशनलाइजेशन के डी नेशनलाइजेशन के लफ्ज़ पर पाकिस्तान में 1991 में नवाज़ शरीफ साहब ने पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनते ही जो कानून पास किया कि तमाम कौमी सरकारी जो हमारी इंडस्ट्री थी, अदारे थे, उन सब को बेच दिया जाए। और उसका बहाना ये बनाया गया कि इन अदारों को बेचकर इसकी रकम से हम हमारे ऊपर कर्ज़ा जाते हैं बैरूनी ममालिक के, उनको हम उतार देंगे। वो अदारे उस वक्त 190 के करीब थे। अब बात हम अभी सिर्फ डीप नेशनलाइजेशन या निजकारी की कर रहे हैं। निजकारी का मतलब ये है कि हम अपने कौमी असासाजात को प्राइवेट सेक्टर में या गैर मुल्की अदारे या कंपनियों को बेच रहे हैं। और इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी पिछले इंटरव्यू में बताया था आपको, कि उस 91 की जो हमने डी नेशनलाइजेशन निजकारी की उसके क्या असरात हुए। मुख्तसर मैंने बात की थी कि 1973 में भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब हुकूमत में आए तो फौरी तौर पर तमाम सरकारी बड़े और गैर सरकारी बड़े बड़े जो अदारे थे, इंडस्ट्री थी, जिसमें स्टील, केमिकल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, घी और भी दूसरे अदारे जो थे, जिनकी तादाद कम अज़ कम 190 थी, उनको कौमी मलकियत में ले लिया और उनको अपने गवर्नमेंट के वसाइल यानी गवर्नमेंट के अफसरान के ज़रिए चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त सरकारी तौर पर जो चीज़ें मुकर्रर की गई 1991 में, वो इस तरह थी, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया कि 18 रुपये घी कॉरपोरेशन का बिकता था, और डालडा जो प्राइवेट, क्योंकि उसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट थी और उसको नेशनलाइज नहीं किया जा सकता था। इसी तरह दाऊद हरकुलीस जो बब्बर शेर यूरिया, ये भी नहीं हो सकी। और इसी तरह एक चिराट जो थी कंपनी, इसमें भी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। ये कंपनियां नेशनलाइज नहीं हुई इस बुनियाद पर कि इसमें फ़ॉरेन शेयर्स हैं, लेकिन बाकी 190 अदारे बड़े बड़े जो थे वो गवर्नमेंट ने अपनी मलकियत में ले लिया, और उसके जो शेयर्स मालकान के थे वो उनको अदा कर दिए गए किस्तवार। और जो बैंकों के लोन्स थे वो ऑलरेडी, क्योंकि स्टैंड करते हैं साथ चलाने के लिए यूनिट्स को, वो उसमें कायम रहे। उसमें चलाने के लिए फौरी तौर पर उस दौर में भुट्टो साहब ने सरकारी अफसरान को, डिप्टी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स वगैरह को उन यूनिट्स का इंचार्ज लगा दिया गया, या एज MD लगा दिया गया, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल थे और उनको फैक्ट्रियों के बारे में कतई इल्म नहीं था। लिहाजा वो यूनिट्स में कुछ ख़राबियाँ होने लग गईं। फिर उसके बरक्स जब दूसरी हुकूमतें आईं बाद में भुट्टो साहब के बाद, तो उन्होंने एक और काम किया कि उसमें लाकर साबका मालकान के जो थे ना, मुलाजमीन, ऑफिसर्स जो उनके परवरदा थे,
उनको लाकर एमडी और उन पोस्ट पर लगा दिया जो इंतज़ामी पोस्ट थी, जिसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि वो मालकान के नुमाइंदे थे और वो चाहते थे ये जो नेशनलाइजेशन और कौमियानी की पॉलिसी है इसको किसी तरह फेल किया जाए, लिहाजा उन्होंने उन अदारों को नेगेटिवली यानी जानबूझकर खसारे की तरफ लेके गए। जहां यूनियंस कमज़ोर थी उनके साथ साजबाज की और उनके साथ करके जिसे कहते हैं कि बददियानती और करप्शन की गई, और उसके बाद वही अदारे जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता घाटे में कुछ आने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी बाद अदारों में जहां यूनियंस सीबीए जो थी मजबूत थी और उसके अंदर इंतज़ामिया को भी कोई बेहतर थी, तो वहाँ पर वो अदारे मुनाफे में रहे। ये एक आपको मैंने सिर्फ एक हिकमत अमली बताई है कि किस तरह हमारे जो इसको ना अदारों को उनको फिर किया गया। और फिर आखिर में जब नवाज़ शरीफ साहब पहली मर्तबा, क्योंकि इनके अदारे भी उस नेशनलाइजेशन के दौरान जिसमें इनकी ये इत्तेफाक, फाउंड्रीज और भी दूसरे जो इनके अदारे थे, इन सब को गवर्नमेंट की मलकियत में ले लिया गया। इस तरह पाकिस्तान के जितने सरमायादार थे उन्होंने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें 22 से 24 बड़े बड़े सरमायादार और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने अपना नुमाइंदा नवाज़ शरीफ को मुकर्रर किया। और इसने पहले पंजाब असम्बली में हुकूमत की वज़ीर ख़जाना, फिर उसके बाद वज़ीर आला, और उसके बाद आखिरकार 1991 में इन्होंने वज़ीर आज़म तक रसाई हासिल कर ली। इसी तरह फ़ौज के ज़रिए जब जनरल ज़िया का दौर था, और इन्होंने आते ही उन अदारों को जो गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी थे, जिनसे महंगाई को कंट्रोल किया गया था, उनको प्राइवेट सेक्टर में लूट सेल के ज़रिए बेचना शुरू कर दिया। उसका असर क्या हुआ, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि घी, चीनी, फर्टिलाइज़र, सीमेंट और ये दूसरी स्टील और जितने भी केमिकल के हमारे अदारे थे, जो हमारी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है हमारे मुल्क की, उनका रेट 18 साल तक 1971 से 1991 तक मुस्तहकम रहा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये फैक्ट्रियों को बेचना शुरू किया गया 1991 में, उस वक्त हमारा घी 18 रुपए किलो बिकता था और सीमेंट की बोरी 90 रुपए की थी। इसी तरह जिस प्राइवेट सेक्टर का मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ यूनिट जो प्राइवेट सेक्टर में कंपैरेटिवली काम कर रहे थे, यानी बब्बर शेर यूरिया जो था गवर्नमेंट की फैक्ट्रियों के बरक्स, उसका जो रेट होता था ना, ये 110 था और वो 111 रुपए की बोरी मिलती थी, जो आज 2000 के से भी शायद एक्सीड कर गई है। और इसके बरक्स जैसे घी का मैंने बताया कि आज वही घी 600 रुपये से तजावज़ कर चुका है। इसी तरह हमारी सीमेंट की बोरी जो 90 रुपये गवर्नमेंट सेक्टर और 91 रुपये चिराट बेचता था, उसकी भी कीमत का अंदाज़ा लगा लो कि वो 1000 से क्रॉस कर गई, 1100 के करीब है। ये सारा वो अमल है जिससे इस मुल्क में महंगाई का बुरान शुरू हुआ। तकरीबन मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिस्ट को कि वो जाके मेरे से बैठ के बात कर लें या तजिया कर लें क्या ऐसा नहीं हुआ। और मैंने उस वक्त आज से 31 साल पहले लिखा था कि ये नेशनलाइजेशन के क्या फ़वाइद हैं और डी नेशनलाइजेशन के बाद क्या होगा। उस वक्त जब 1991 में इन्होंने शुरू किया डी नेशनलाइजेशन करना, बेचना यानी अदारों को, तो उस वक्त हिंदुस्तान में घी जो था 37-38 रुपये किलो बिकता था और पाकिस्तान के ये बॉर्डर ओपन थे पंजाब के, और यहाँ से स्मगल होके इंडिया के सूबा पंजाब और राजस्थान के अंदर स्मगल होके जाता था घी, हमारा घी कॉरपोरेशन का। ये बात करने का मकसद ये है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी पैसे की कीमत, और फिर इसमें बहुत बड़ी बात जो अहम थी कि उसके फ़ायदे क्या थे कि गवर्नमेंट को पूरे टैक्सेस मिलते थे, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स जो भी इंडस्ट्री पे लगता था, और इसके बरक्स तमाम बिल्स, सुई गैस,
और ये बिजली के बिल 100% उनको मिलता था। और जबकि आज मैं दावे से कहता हूँ कि तकरीबन हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये 50% भी एक्चुअल बिल नहीं देते। जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मेरा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा, मैं घी फेडरेशन का भी जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं PLF का आज भी चेयरमैन हूँ। ये करने का मकसद ये कोई नहीं कि मैं अपना उसको करूं, लेकिन मेरा बिल्कुल मैं जो बात कर रहा हूं वो 101% ठीक है। और अगली बात आ गई कि उस महंगाई को जो हमने 91 के बाद शुरू की, 6 महीने के बाद मैंने पहले ही लिख दिया था कि प्राइवेटाइजेशन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी महंगाई डबल हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। और आज देखो वो महंगाई, आज तक उस महंगाई को कोई रोक ही नहीं सका, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था ना उसमें, यानी जिसे हम बैलेंस कंट्रोल कहते हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देते जितना मर्जी वो बनाता, कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अगर हमारे अदारे साथ चलते तो प्राइवेट सेक्टर, जैसे पहले भी मैंने मिसाल दी कि बबरशेर यूरिया चिराट 1 रुपया महंगा, वो भी अपनी क्वालिटी की बुनियाद पर उसको वो करता था, वरना वो बिकता ना। तो ये एक सूरत हाल है जिसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। और अब ये मैंने पिछला सिनेरियो सिर्फ इसलिए आपको बताया कि मैं इस तजर्बे से गुज़रा हूँ। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैं घी फेडरेशन का भी जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं PLF का आज भी चेयरमैन हूँ, मैंने बहुत सारी यानी सारी तंजीमों को बनाया, मैं ILO का भी मेंबर रहा, मैं एफली से भी, अमेरिकन जो तंजीमें हैं उनसे साथ भी मैंने काम किया है। मैंने जो भी कह रहा हूँ, मेरा मकसद महज और महज पाकिस्तान की एक वो फलाही यानी रियासत का जो मेरा ख्वाब है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बना दे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ बचा ही ना तो हम इसको क्या बनाएंगे यार। अब मैं जब तारीख़ को पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि तमाम रियासतों को जो ख़त्म किया गया है, सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने की वजह ये थी कि जब बादशाहों ने अपने असासे बेचने शुरू कर दिए और उनको मकरूज़ हो गए बाहर की जो ये सरमायादाराना हुकूमतें हैं, और उनका तो ये एक मंशूर है कि तुम इनके वसाइल पर कब्ज़ा कर लो, आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, और वो ख़त्म हो गई रियासतें। यही काम दोबारा पाकिस्तान के जो आज के हुक्मरान है, जिसे हम रिजीम चेंज का जिक्र बार बार करे जाते हैं, हमें समझ ही नहीं लगती। हमें तो सिर्फ एक नारा दिया गया है कि ये हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, पर किस तरह बनाना चाहते हैं ये कभी किसी ना। मैं हैरान हूँ कि हमारे तमाम एंकर्स, तमाम हमारे बड़े बड़े जो बड़े अपने आप को मुदब्बिर समझते हैं, उनको इसके पीछे जो पस पर्दा असल अज़ाइम है किसी को ना कोई ज़िक्र करता है। अगर उन्हें इल्म है और वो ज़िक्र नहीं करते तो या तो वो मुनाफ़कत करते हैं और अदारों को अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलाते हैं, या हुकूमत का दबाव हो सकता है। मुझे इस उम्र में किसी चीज़ का खौफ नहीं, ना मुझे हुकूमत का खौफ है, ना किसी अदारे का खौफ है। मैं सच बात कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो ये बात मुकम्मल करूँगा, कोशिश करना तमाम सुनने वाले कि इसको पूरे पाकिस्तान में और हर मुसलमान तक पहुँचा दें, ताकि शायद मेरी बात किसी के दिल में उतरे और हम उठें। आज इमरान खान साहब को, फ़ौज को, अदलिया को और उन तमाम अदारों को जो अपने आप को पाकिस्तान का मुखलिस कहते हैं और समझते हैं, सोच लेना चाहिए कि अगर ये अदारे जो अब बेचने जा रहे हैं, मैं आज हैरान रह गया जब मैंने उसकी तफसील पढ़ी कि उसमें PIA, OGDC, GCIA अपनी सुई गैस के तीनों अदारे, PPL पाकिस्तान की तमाम पाइपलाइन जिससे हम ये पेट्रोलियम सारी सप्लाई कर रहे हैं, PSO जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यानी वो नेटवर्क है पेट्रोल का, और उसके साथ वो ये दूसरे अदारे, कई और अदारे जो इससे रेलेवेंट हैं, इन सब को हम सिर्फ $2 अरब के गिरवी रखने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। और इसके लिए जो अभी यहाँ बात हो रही थी आगे कि पिछले दिनों से एक अफवाह चल रही थी कि जरदारी साहब दुबई चले गए, भाग गए। बेवकूफ़ों, जरदारी को अभी कोई पकड़ने वाला नहीं है। उसका सिंध जो है उसका अपना सूबा है, उसका कंट्रोल है, और मरकज़ में भी उसका कंट्रोल है। जो कुछ हो रहा है वो उसके इशारों पे हो रहा है। और ये जो ये कौमी असासों को जिनकी बेचने की बात कर रहे हैं, इसके एक असासे का 10% भी $2 अरब की मलकियत से $2 अरब से ज़्यादा है, जिसको हम कौड़ियों के दाम बेचने जा रहे हैं। और यह दुबई में बैठना जरदारी साहब का, इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है
कि वहाँ की वो बड़े सरमायादारों, दुनिया के पूरे सरमायादारों से रब्ता करने गए हैं कि हमें बीच में शामिल करके इन अदारों को ख़रीद लिया जाए। और तुम्हें ये, जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले बिकने वाले अदारे भी रीढ़ की हड्डी के मोरे थे, और ये चंद बचे हुए मोरे जिन अदारों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मेन अदारे हैं। अगर ये बिक गए तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी, और पाकिस्तान एक गोश्त के लोथड़े की मानंद होगा जिसमें कोई हड्डी नहीं होगी जो इसको खड़ा कर सके। और इसके बरक्स जब हम माइशी तौर पे इतने कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारी नज़र, उनकी अगली नज़र हमारे उन ज़खायर पर है जो रेज़ोडिक और दूसरे सोने, तांबे, चांदी और दूसरे ऐसी धातें जो नायाब हैं उन पर है। और आखिरकार हम मजबूर होकर, और इन्हीं, अगर इन जिन्हें हम बार बार ये कहते हैं कि ये वो माफिया है, ये माफिया दरअसल उनके लिए काम कर रहा है, ये उनके कारिंदे हैं जिन्हें हम बार बार कहते हैं ग़ुलाम बनाने का मकसद। कभी समझो, अगर आज हमने इनको, जो ये कानून इन्होंने पास किया जिसमें ये कहा है कि कोई भी, उन्होंने तमाम जो कानूनी वो मुशगाफियाँ थीं जो होनी चाहिए